हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और एक इन्फॉर्मेशन बस देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर बम्पर छूट है। 85% तक प्राइसेस कम हो गए हैं, कुछ वक्त के लिए है बस, तो आप परचेज कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। ओके, तो जैसे ISPCS करंट अफेयर्स मात्र 150 रुपये का है, बेसिक मेंबरशिप मात्र 99 रुपीज़ का, मतलब बहुत कम कर दी गए हैं। जो 72nd BPSC GS, इसके अलावा PT मेंस इंटरव्यू सब कुछ फाउंडेशन बैच जो है 3500 रुपये का है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। 1-2 दिन में ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2025 को देशवासियों ने कौन सावा स्वतंत्रता दिवस मनाया? ये महत्वपूर्ण है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आंसर क्या होगा? 79th। ये आपको याद रखना है क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, हमारा प्यारा भारत। और 2025 में देशवासियों ने 79th स्वतंत्रता दिवस ये मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार जो प्राचीन लाल किला है दिल्ली में, उसकी प्राचीर से अपना संबोधन दिया, ध्वज फहराया। और इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा मौजूद थी। ये देख रहे हैं आप, जो फ्लैग भी खींच रही हैं और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वो खींच रहे हैं। तो ये भी, इनका नाम क्या है? फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा, वो साथ में मौजूद थी उस वक्त। क्लियर होगी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर और डिटेल बात करेंगे। 79th स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त 2025 को हुआ, उसकी थीम क्या थी? थीम भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। आंसर क्या होगा? नया भारत। ठीक है, क्या है? नया भारत। और 2024 में क्या थीम थी? पिछले साल की बात करेंगे तो वो विकसित भारत थीम था। ओके, और इस बार की जो थीम है वो नया भारत, नया भारत। ठीक है, और ये देख रहे हैं आप, नया भारत इस तरह से डिज़ाइन भी किया गया था। जो हमारे अधिकारी हैं नेवी के, उन सब को किस तरह से खड़ा किया गया था, नया भारत ये दिख रहा है। तो इस विषय पर भारत सरकार ने पूरा ये स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया था। और ये जो दृष्टिकोण है नया भारत का, वो 2047 तक भारत को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में विकसित करने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। प्रगति को ध्यान में केंद्रित करके इसको नया भारत नाम दिया गया है। 1947 तक का विजन है कि भारत जो जब स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष मनाएगा, उसको पूरा करेगा, तो उस वक्त देश जो है ना वो आगे रहना चाहिए। और हाँ, स्वतंत्रता दिवस समारोह जो मुख्य आयोजन था, उसके विशिष्ट अतिथि कौन थे? डिस्टिंग्विश गेस्ट कौन थे? यहाँ चीफ गेस्ट नहीं होते हैं, डिस्टिंग्विश गेस्ट के तौर पर होते हैं कई लोग। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर। गणतंत्र दिवस पर जरूर होते हैं चीफ गेस्ट। ओके, तो कौन थे? तो कई सारे लोग थे। एक तो स्वच्छता कर्मचारी थे, दिल्ली के जो 50 सर्वश्रेष्ठ जो सफाई कर्मी हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थी, वो थे। इसके अलावा देश भर से बुलाए गए थे आंगनवाड़ी और बाल देखभाल पेशेवर, लगभग 171 अतिथि उनको बुलाया गया था। इसके अलावा पंचायत लीडर्स, जो आत्मनिर्भर पंचायत, विकसित भारत, इन सब के पहल के तहत अलग अलग राज्यों से 210 पंचायत सदस्यों को, जिनमें सरपंच थे, उनके जीवन साथी थे, इसके अलावा नोडल अधिकारी थे, वो सब पहुंचे थे। इसके अलावा ज़मीन पर जो काम करने वाले, बदलाव लाने वाले लोग हैं, जैसे ताकम रेगम जो अरुणाचल प्रदेश के युवा कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा उत्कृष्ट पांडे जो उत्तर प्रदेश के हैं, किसान हैं। तो इन सबको अपनी उपलब्धि के लिए वहाँ बुलाया गया था और सम्मानित भी किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर अब तक का सबसे लंबा भाषण किस प्रधानमंत्री ने दिया है? आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो 15 अगस्त को उन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया, इतना लंबा। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डिलीवर्स 103 मिनट्स इंडिपेंडेंस डे स्पीच, लॉन्गेस्ट एवर बाय एनी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये भी सवाल हो सकता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस दौरान 103 मिनट का भाषण दिया। अब तक किसी भी प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया गया सबसे लंबा भाषण है, यानी 15 अगस्त को दिया गया भाषण। लाल किले पर भाषण देकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 2015 में 88 मिनट का भाषण दिया था। तब उन्होंने उस वक्त
प्राइम मिनिस्टर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा था। पंडित नेहरू ने 1947 में आप देखेंगे 72 मिनट का भाषण दिया था 1947 में, ओके। और फिर 71 मिनट का इंद्र कुमार गुजराल ने दिया था 1997 में। 2025 में 103 मिनट का सबसे लंबा भाषण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो अपने भाषण में शुरुआत में ही उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की, इस पर करीब 13 मिनट से ज़्यादा बोले। उन्होंने आतंकवाद, सिंधु जल समझौता, आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, नक्सलवाद, अवैध घुसपैठियों, इन सब पर बात रखी और बिना नाम लिए ट्रंप के टैरिफ का भी जवाब दिया। कहा कि भारत के किसान, पशुपालक, मछुआरे हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ओके। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, वो सब भी देखते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा, वर्ष 2035 तक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 79th इंडिपेंडेंस डे पर किस मिशन की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है? क्या होगा, किस मिशन की शुरुआत कर रहे हैं? इसका आंसर होगा सुदर्शन चक्र, ठीक है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। तो 15 अगस्त को उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इसका ऐलान किया है और साफ तौर पे कहा कि 2035 तक इंडिजिनस एरियल डिफेंस सिस्टम पूरा ऐसा प्रणाली विकसित की जाएगी जिससे न केवल दुश्मन के हमलों को बेअसर कर सकते हैं बल्कि मजबूत पलटवार भी कर सकेंगे हम, ओके। तो उन्होंने ये जो नाम है ना, उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी, मतलब 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो 15 अगस्त को उन्होंने कहा कि एक ही दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान कृष्ण की जो पौराणिक ढाल के समान है सुदर्शन चक्र, तो उसी को नाम दिया गया है, ठीक है। तो उसी की प्रेरणा से ये जो है ना, ये नाम रखा गया है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से महाभारत युद्ध के दौरान सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था, और तब अर्जुन ने जयद्रथ उसका वध करने की शपथ पूरी की थी। तो अब देश जो है ना सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा और एक पावरफुल सिस्टम होगा जो दुश्मन के हमले नाकाम करने के साथ दुश्मन को हिट बैक भी करेगा। तो इसके लिए पूरी तैयारी जो है ना वो की जा रही है। DRDO करेगा काम और भी सब करेंगे काम। तो देखिए ऑपरेशन, ये सब कैसे बात सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उस दौरान जब भारत ने जो है वो तमाम पाकिस्तान में जो मौजूद टेरर जो सेंटर्स थे उस पर जो अटैक किया, उसके बाद जो वहाँ से पलटवार हुआ, तो भारत ने बखूबी उसका जवाब दिया बढ़िया से। और जो भारत के पास अभी सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम वो क्या है, वो है S-400 मिसाइल प्रणाली, और जिसको रूस से लिया गया था, भारत ने परचेज किया है और कुछ और बैटरी भी आ रही है उसकी। तो उससे काफ़ी कुछ जवाब दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 15 से ज़्यादा शहरों पर, भारतीय शहरों पर ड्रोन हमले और मिसाइल हमले किए थे। उसको सफलतापूर्वक मार गिराने में इसने भूमिका निभाई थी बहुत ज़बरदस्त ढंग से, ठीक है। ये क्या है, ये है S-400 जो रूस का है। तो भारत जो है ना इस ऑपरेशन के दौरान ये भी रहा कि भारतीय जो एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली है, जो भारत की जो डिफेंस सिस्टम है पूरी, तो वो मजबूत रही। पाकिस्तान पर हमने श्रेष्ठता बनाए रखी। लेकिन अब ज़रूरत ये है कि हम विदेशी जैसे S-400 है उस पर पूरी तरह से निर्भर थे। भारत के पास अपना भी है एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे आकाश है, आकाश प्राइम है, ठीक है। इसके अलावा विदेश से लिया हुआ है स्पाइडर है, इजराइल में निर्मित है। QR-SAM है, स्वदेशी बना हुआ है। बराक 8 है डिफेंस सिस्टम जो कि भारत और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से बना हुआ है। इसके अलावा अमेरिका से परचेज किया हुआ है NASAMS नासम्स 2, जो कि ख़ास तौर पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इन सब के इलाके जो छूत कम दूरी के उसके लिए वहाँ तैनात किए हुए हैं भारत में, ठीक है। तो अब भारत को ज़रूरत ये है कि अपनी जो सीमाओं की जो रक्षा है वो पूरी तरह से कर सके, और इसके लिए हमें अपना इंडिजिनस डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम या कहें एरियल डिफेंस सिस्टम बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान से जो चुनौतियां मिल रही हैं और साथ में ये जो चाइना से जो चुनौती है भविष्य की,
उस सब को देखते हुए भारत को एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो अपना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो बना सके। ठीक है, अभी हमने जो रसिया से परचेज किया है तो उसके लिमिटेशंस हैं। ठीक है, भारत ने कुछ इलाकों में उसको तैनात किया हुआ है, अब चीन के इलाके में भी तैनात किया हुआ है, लेकिन और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे सिस्टम बहुत मजबूत हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो ना, लाइक बटन दबाइएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे पहले ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर ऑल का बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेगा। और एक और बात कहूँ कि हमारा एक और चैनल है शार्प लर्निंग ऑफिशियल, वहाँ पर ISPCS से रिलेटेड कंटेंट वहाँ ज़्यादा अब प्रमुखता से दिए जा रहे हैं। जैसे BPSC जो 71st BPSC का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं जो सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर भी थे और वहाँ भी शार्प लर्निंग ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आ रहे थे। अब उसी पे आएंगे मंडे से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा 79th इंडिपेंडेंस डे पर परमेश्वर नरेंद्र मोदी ने किन मिशनों का ऐलान किया, तो महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्या है, उपरोक्त सभी ये सारे के सारे यानी जो 5 आप देख रहे हैं ना, ये सब उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, द हिंदू ने इस पर काफ़ी डिटेल में बताया है, उसी के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ज़्यादातर द हिंदू से आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से आते हैं, यहीं से आते हैं। तो कौन कौन है, एक तो सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम है, एक बार यहाँ से देखते हैं। सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम है, दूसरा है जनसांख्यिकी मिशन है, तीसरा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म टास्क फोर्स है, चौथा है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन और पांचवा है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो ये सब जो है ना इसी को इस मिशन को शुरू किया जाएगा, अभी ऐलान किया गया है। तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम ये क्या है, वही जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया कि 2035 तक नेशनल डिफेंस को मजबूत करना। इसके तहत ये क्या है कि आयरन डोम जो अमेरिका का है ना, उस जो पूरा डिफेंस सिस्टम है या S-400 है, इससे भी बेहतर कुछ अपना एरियल डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। दूसरा क्या है, जनसांख्यिकी मिशन। इसमें उनका कहना है कि अवैध घुसपैठिए जो है ना, वो इस देश की जनसांख्यिकी यानी जो आबादी है उसको थोड़ा उसकी संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब सोची समझी साजिश है, बीज बोए जा रहे हैं। तो ये डेमोग्राफी को बदलाव किया जा रहा है और इस पर हम ध्यान देंगे। हालांकि इस पर कई बार जो है ना वो मुद्दे आए हैं और हमने देखा है कि जब जब सरकार संकट में रही है तो इस मुद्दे को उठाया है सरकार ने, जनसांख्यिकी बदलाव को, कि विदेशी वो आ रहे हैं। जैसे बिहार का आप देखिए, बिहार वाले मामले में जो SIR हो रहा है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दे दिया, करीब 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से हटा दिया गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश दिया है कि आप आधार कार्ड के आधार पर उनको भी प्रायोरिटी दीजिए, उनका भी नाम होना चाहिए और देखिए कि कौन कौन लोग जो हट गए हैं वो अगर चाहते हैं तो वो आधार कार्ड के ज़रिए वो वापस वोटर लिस्ट में आ सकते हैं। तो इस मामले में शुरू में क्या होता है, चुनाव आयोग के सोर्सेज के हवाले से कई सारे न्यूज़पेपर में ये कहा गया था कि घुसपैठिए का नाम है इसमें, लेकिन इसके सबूत कोई नहीं दिए गए चुनाव आयोग के द्वारा। तो अब सरकार ये कह रही है कि हम उसके लेकर ये मिशन चलाएंगे और उसके तहत जो घुसपैठिए हैं उन सबको निकालेंगे हम यहाँ से। ठीक है, अगला जो टॉपिक क्या है, नेक्स्ट जेन रिफॉर्म टास्क फोर्स। तो 2047 तक विकसित भारत विजन के लिए टास्क फोर्स बनाया जाएगा और इसका गठन मौजूदा जो नियम है, कानून है, नीतियां हैं, प्रथाएं हैं, वैश्विक परिवेश है उसके अनुरूप किया जाएगा। अगला क्या है, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। मकसद क्या है, तो समुद्र में जो तेल गैस के भंडार है उन सब का पता लगाना, समुद्र में जो गैस तेल के भंडार छिपे हुए हैं। जिससे अभी खबर आई थी कि आपको अंडमान सागर के पास जो है बहुत ज़्यादा तेल है, ऑयल है, गैस है बड़ी मात्रा में, और ये खबरें आई और ख़त्म हो गई, दब गई। और यहाँ तक कि जो हरदीप सिंह पुरी हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी बयान दिया था, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि आगे क्या हुआ उसका। तो अब इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। अब पता नहीं पिछले 10-11 साल में क्यों नहीं किया गया इस पर, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम इस पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इसमें फ़ंड जो है ना वो नहीं दिया गया, यहाँ तक कि जो कंपनियां हैं उन सबको फंड, मतलब वो भी फंड, भारतीय सरकारी कंपनियां वो भी इसमें खोज में बड़े पैमाने पर
जो है वो फंड नहीं लगा सकी और वहाँ काम नहीं हो पाया अभी तक। तो ये काम ज़रूरी है क्योंकि उम्मीद है कि भारत में जो ना वो ऑयल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो हैं दबे हुए। अगला क्या है, बड़ी मात्रा में है तो अभी भी हम लोग निकाल रहे हैं, करीब 20% के आसपास स्वदेशी ऑयल है। अब ये भी किया जा रहा है। अगला क्या है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो ऊर्जा उद्योग और रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में जो ज़रूरत है, 200 खनिज क्षेत्रों की खोज की जा रही है और इससे भारत के डिफेंस और इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका है। और आपको बताऊं कि 1200 से ज़्यादा स्थान पर खोज का अभियान भी चल रहा है। इस पर सरकार जो है ना वो आगे आई है। कब से, जब आप देखिए कि चीन ने जो है ना वो कोरोना के बाद से जब से उसकी पश्चिमी देशों से तनातनी हुई, तब से उसने क्या किया, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जैसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे बैटरी निर्माण में काम आता है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के निर्माण में काम आता है, आपके लैपटॉप, मोबाइल, इन सब में के निर्माण में जो बहुत ही ज़रूरी मेटल्स हैं वो ज़्यादातर चीन में पाए जाते हैं, या फिर दूसरे देश में होते भी हैं तो चीन में उसको परिष्कृत किया जाता है, यानी उसको रिफाइंड किया जाता है, उसको उपयोग के लायक बनाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब की खोज की जाए। भारत में ऑलरेडी हैं लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पाए हैं और भारत में अभी उसको परिष्कृत करने या फिर उसको जो ना वो इस रूप में इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए अभी टेक्नोलॉजी पर काम करना ज़रूरी है। तो इसलिए ये एक मिशन जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 5 जो मिशन है उन सब की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है ना वो लाल किले के प्राचीर से की है, जो महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रमुख घोषणाएं कुछ और भी हैं। मिशन के बारे में तो मैंने बता दिया, ये 5 मिशन आपको याद रखना है। प्लस अब बात करते हैं प्रमुख घोषणाएं क्या हैं। एक जीएसटी रिफॉर्म की बात कही है, कहा है कि इस दिवाली तक जीएसटी रिफॉर्म ला रहे हैं और इससे जो है ना वो टैक्स की बड़ी राहत मिलेगी। तो अभी तक कई तरह के टैक्स है ना, 5% है, 18% है, 28% है, 12% भी है। तो उसमें 12% और 28% के टैक्स को ख़त्म किया जाएगा और 5% और 18% के टैक्स को ही रखा जाएगा, ये सरकार ने कहा है। अगला पॉइंट क्या है कि 1 लाख करोड़ की युवा रोजगार योजना शुरू की गई है आज ही से, यानी 15 अगस्त से। इसका ऐलान जो है ना वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया हुआ था बजट के दौरान, केंद्रीय बजट जब पेश किया था उस दौरान। ठीक है, इसमें क्या है, तो ये इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाहने वालों को 15,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा और ये योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बनाएगी। अब ये एक और ख्वाब जो है ना यहाँ पर दिखाया गया है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ कैसे देगा जब प्राइवेट सेक्टर जो है वो निवेशी ने बहुत कम कर रहा है। अगला टॉपिक क्या है कि वर्ष के अंत तक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए जाएंगे, इसका निर्माण किया जाएगा, ये कहा गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सिंधु जल संधि की समीक्षा की जा रही है। भारत ने इसको स्थगित कर दिया था, जो पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता है उसको लेकर। ये कहा कि भाई दुश्मन को हम पानी नहीं दे सकते और ये नीति सही नहीं थी। अगला है स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य की शीघ्र प्राप्ति। आपको मैंने पहले बताया था करंट अफेयर्स में कि भारत ने जो तय किया हुआ था कि 2030 तक हम गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से यानी रिन्यूएबल एनर्जी से 50% विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रख रहे हैं। तो उससे पहले ही 2025 में ही हमने यानी भारत ने 50% जो बिजली का उत्पादन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, वो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से किया है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी से किया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। पहले क्या था, ज़्यादातर हिस्सा कोयला का हुआ करता, तो कोयला से जो बिजली बनती थी। अब धीरे धीरे ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि 50% हमने विद्युत उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी से कर लिया है। अगला पॉइंट क्या है, सशस्त्र बलों के हालिया अभियानों की सराहना की गई। तो ये सब घोषणाएं हैं महत्वपूर्ण, जो ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये सब जो उनके भाषण में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताया सीधे पॉइंट टू पॉइंट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है। आपको पूरा भाषण या पूरा कहानी सुनने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, भाषण हर साल होता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है क्या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, सपने हर साल दिखाए जाते हैं, इस बार क्या सपने दिखाए गए हैं और क्या है वो सब जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से बता दूं कि इंडिपेंडेंस डे सुपर सेल चल रहा है शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और व्हाट्सएप का लिंक भी है, तो वहाँ से आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज में प्राइसेस काफ़ी कम कर दिए गए हैं बस चंद दिनों के लिए, तो छूट है, चल रही है, लाभ उठा सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, राष्ट्रपति ने 79th स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी के 4, एयरफोर्स के 9 और बीएसएफ के 2 जवानों को वीर चक्र देने का ऐलान किया। तो ये किस काल में दिया जाने वाला अवार्ड है? वीरता पुरस्कार किस काल में दिया जाता है? तो ये भी जानना ज़रूरी है। आंसर क्या होगा? युद्धकालीन। ठीक है, युद्ध काल में दिए जाने वाली ये अवार्ड है। और ये देख रहे हैं टोटल, ये जो उनमें से जैसे ये जो मैंने ना आर्मी के 4 और एयरफोर्स के 9, तो ये जो 2, 4 और 9 यानी 13 जो टोटल है ना, ये अवार्ड दिए गए हैं किसके लिए? ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित ये वीर चक्र प्रदान किया गया है। और बीएसएफ के 2 जवान हैं, इनको दूसरे कार्यों से ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सैन्य बलों में कुल जो है ना टोटल गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की गई है 127। उसमें कीर्ति चक्र 4 हैं, वीर चक्र जो है ना वो 15 है, जिनमें से 13 को ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी भूमिका थी उसके लिए दिया गया है। 16 अवार्ड शौर्य चक्र हैं, बार-2 सेना मेडल 2 हैं, सेना मेडल 58 हैं, नौसेना मेडल 6 हैं, वायुसेना मेडल 26 हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल ये 7 दिए गए हैं, ये टॉप लेवल के अधिकारियों को दिया जाता है। उत्तम युद्ध सेवा मेडल ये 9 अधिकारियों को दिया गया है और युद्ध सेवा मेडल 24 दिए गए हैं। ये अब ये समझते हैं हम लोग कि जो ये अवार्ड है वीरता पुरस्कार वो अलग अलग तरह का कैसे है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं। ठीक है, कई तरीके के अवार्ड होते हैं, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे क्या है, एक युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, वो कौन है? पहला पुरस्कार जो सबसे बड़ा है वो परमवीर चक्र है, उसके बाद महावीर चक्र है और फिर वीर चक्र है। जो वीर चक्र का ऐलान किया गया है ये 15, उनमें से 13 जो है ना ऑपरेशन सिंदूर के लिए दिया जा रहा है। शांति काल का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है उसमें सर्वोच्च वीरता है वो है अशोक चक्र। ठीक है, उसके बाद आता है कीर्ति चक्र और फिर होता है शौर्य चक्र। जैसे कीर्ति चक्र जो है ना वो ये 4 ये ऐलान किए गए हैं इस बार। ठीक है, फिर अन्य जो वीरता पुरस्कार होते हैं वो सेना पदक होता है, नौसेना पदक होता है और वायु सेना पदक होता है। ठीक है, तो युद्धकालीन, शांतिकालीन, अन्य वीरता पुरस्कार, ये भी आप ये जो है ना वो याद रखिएगा कि ये उसके बाद ये। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो ये वीर चक्र है, तो युद्धकालीन यानी जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको युद्ध के तौर पर देखा गया और उसके लिए ये अवार्ड दिया है। शांतिकाल, उसमें जैसे कीर्ति चक्र जो दिया गया है तो वो शांति काल में जो बेहतर काम कर रहे हैं, जैसे आतंकवाद हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें वीरता दिखाई गई, तो उसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वीर चक्र किन किन को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो वीर चक्र में आप देख रहे हैं ये सारे नाम हैं, 9 तो हैं एयरफोर्स के और आर्मी के हैं 4। तो इन 13 लोगों को दिया गया है, क्यों? तो इन 13 को दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर में वीरता दिखाने के लिए। और बीएसएफ के 2 हैं जवान, जैसे ये सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज हैं, कांस्टेबल दीपक चिंगखम है, इनको भी ये दिया गया है वीर चक्र, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए नहीं। तो ये तो नाम है, आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा। अगर हम कीर्ति चक्र, ये क्या हुआ, ये वीर चक्र तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है युद्धकालीन का। ओके, अब बात करते हैं कीर्ति चक्र, ये दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है शांति काल का। ठीक है, वीर कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र में आप देख रहे हैं इन 4 को दिया गया है जिसमें सभी सेना से हैं। ओके, और फिर हम बात करें शौर्य चक्र की, बात कर लेते हैं। तो शौर्य चक्र पुरस्कार ये इन 16 को दिया गया है, सेना से हैं, वायुसेना से हैं और नौसेना से हैं। इसके अलावा बीएसएफ और अन्य अर्ध सैनिक बलों से भी ये लोग हैं। ठीक है, अब सबका नाम इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ जो मैं आपको बताई ना वो सब आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड
लायन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है 10 अगस्त को मनाया जाता है ये, ठीक है। ये दिन शेरों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। 2013 से हर साल मनाया जा रहा है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में शेर कहाँ हैं? गिर में, गुजरात के गिर में, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात यह भी कि भारत सरकार ने फरवरी 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की थी, और इसमें शेर जैसे जो बड़ी बिल्लियाँ हैं, जैसे बाघ है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, इन सब के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी, कितनी लंबी, 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया है। इस मालगाड़ी का नाम क्या रखा गया? रुद्रास्त्र, ठीक है। पहले हुआ करता था वासुकी आई थी ट्रेन, फिर सुपर वासुकी ट्रेन आई थी जो सबसे लंबी थी। अब रुद्रास्त्र ये नाम आपको याद रखना है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, यहीं से सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो मैं आपके लिए स्पेशली ये सब क्लिपिंग भी लेकर आता हूँ ताकि आप चीज़ों को देखें, ठीक है। आप देखिए कि ये इंडिया का सबसे लंबी ट्रेन है, और इसमें 354 वैगन्स है। वैगन्स मतलब डब्बे हैं, 7 इंजन्स लगे हुए हैं उसमें। इतनी लंबी ये ट्रेन है, ठीक है, मालगाड़ी है। तो ये देखिए, ये आपको मैं ये वीडियो भी दिखा रहा हूँ। तो ये ट्रायल रन जो है ना, वो 7 अगस्त को सफलतापूर्वक किया गया है, और इसको भारत के साथ साथ एशिया की भी सबसे लंबी मालगाड़ी के तौर पर भी देखा जा रहा है। और ये ट्रायल रन कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के चंदौली के गंज ख्वाज रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक ये चलाई गई ट्रेन, और 209 किलोमीटर की दूरी इसने 5 घंटे 10 मिनट में पूरी की है। स्पीड इसकी जो थी ना औसत, वो 40.5 किलोमीटर पर आवर की थी। एवरेज स्पीड क्या होती है? मतलब कभी आप तेज चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी स्लो होना होता है, तो उन सब का अगर एवरेज मिला ले तो ये होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये बात रही। क्या फ़ायदा होगा इससे? तो इससे जो माल परिवहन है ना, यानी सामान ले जाने का, वो लोडिंग, ये सब तेज हो सकेगी, संसाधन, समय की बचत हो सकेगी, ये सब ख़ास बात है, ठीक है। रुद्रास्त्र नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के तत्कालीन राज्यपाल एल गणेशन, या कहें ला गणेशन, तो उनका निधन हो गया 15 अगस्त 2025 को। आंसर होगा नागालैंड के वो राज्यपाल थे जब उनका निधन हुआ। और वो कब बने थे? 12 फरवरी 2023 को नागालैंड के वो गवर्नर के तौर पर बनाए गए थे, उनको बनाया गया था, ठीक है। 80 ईयर के थे तो। और वो मूलतः जो है ना तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु में सीनियर बीजेपी लीडर रह चुके थे, और फिर बाद में उनको 2023 में नागालैंड का गवर्नर बनाया गया था। वो दरअसल क्या हुआ, कुछ दिन पहले बाथरूम में गिर गए थे और सिर में चोट लग गई थी, इसकी वजह से उनका निधन हो गया है, ठीक है। नागालैंड में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। अक्सर बाथरूम में बुजुर्ग जो हैं वो गिर जाते हैं, और या फिर गिर जाते हैं, उसमें बड़ी वजह मेरा ऐसा मानना है कि चप्पल होती है। जो चप्पल है ना वो स्लिपरी होती है, और उसकी वजह से स्लिप होने का बड़ा ख़तरा होता है। बाथरूम में ख़ास तौर पे आप देखिए कि जब नहाते हैं तो झाग बनता है साबुन का, उसकी वजह से जो फर्श है वो स्लिपरी हो जाता है। तो बुज़ुर्गों के लिए तो बेहतरीन ये बात है कि उनको बेहतरीन चप्पल दिए जाने चाहिए ताकि वो स्लिप ना करे, वहीं से स्लिप होने का बड़ा ख़तरा होता है। और बुज़ुर्ग अगर गिरे तो फिर उनके रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि ये मुद्दा हर घर में बुज़ुर्ग हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी चर्चा कर ली। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर में महिला की जो भाला फेंक स्पर्धा उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? अन्नू रानी ने जीता है, और वो उन्होंने 62.01 मीटर का जो सर्वश्रेष्ठ उन्होंने भाला फेंका, और इसमें उन्होंने ये जीत हासिल की है, ठीक है। ये जो इवेंट है ना वो कहाँ पर हुई थी? भुवनेश्वर में हुई थी, ओडिशा में।
10 अगस्त को यह आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन होगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा जारी की है और इसमें 2 भाषा फार्मूला को दोहराया है? आंसर होगा तमिलनाडु। आपको पता है कि दक्षिण के कई सारे राज्य हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र भी, दक्षिण के अलावा महाराष्ट्र भी कह सकते हैं, तो उन सब में भाषा को लेकर बड़ा ही तनाव चल रहा है। केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति है उसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात कही गई थी। उसमें फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये दबाव भी डाला था कि अगर 3 लैंग्वेज पॉलिसी को नहीं अपनाया गया तो जो एजुकेशन से रिलेटेड जो फंड है वो केंद्र सरकार रोक देगी। तो उसके बाद से बड़ा तनाव देखने को मिला था और फिर तमिलनाडु में इसको लेकर बहुत ही बातें सामने आई थी मुख्यमंत्री के द्वारा भी। केरल में, उधर कई सारे राज्यों, तेलंगाना में भी, फिर महाराष्ट्र में तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू किया गया था जिसमें हिंदी को भी पढ़ाए जाने की बात थी। बाद में फिर उस पॉलिसी को हटा दिया गया महाराष्ट्र में। तो तमिलनाडु में ये देख रहे हैं कि इसने क्या है, 2 भाषा फार्मूला अपनी जो शिक्षा नीति है उसके तहत ये जारी किया है और ये M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री वो आप देख रहे हैं। ठीक है, 8 अगस्त को ये जो है ना वो लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो है 12 अगस्त को और इस बार की थीम क्या है? सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उसके आगे के लिए स्थानीय युवा कार्रवाइयाँ। तो उसको पाने के लिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको पाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ें, युवा आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस भारतीय खिलाड़ी को 9 मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों में से एक नियुक्त किया है? आंसर क्या होगा? अभिनव बिंद्रा। ये नाम आपको याद रखना है, ये लेटेस्ट न्यूज है और ये 15 अगस्त को ये अपडेट ये आया है। ठीक है, तो निशानेबाज हैं अभिनव बिंद्रा, शूटर हैं और उनको 15 अगस्त को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने IOC का मानसिक स्वास्थ्य राजदूत ये नियुक्त किया गया। ठीक है, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वो भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता हैं। 2008 में उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था और लंबे समय से अभिनव बिंद्रा जो है वो खिलाड़ियों के जो मेंटल हेल्थ है उसके पक्षधर रहे हैं। तो IOC का ये कहना है कि अभिनव बिंद्रा वो खेल के सभी तरह के खेल जो हैं उसके लिए स्वस्थ कैसे बने, कैसे रहें, उसके लिए मिशन को गहराई से मैसेज देंगे। ठीक है, तो IOC ने 9 मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किए हैं और ये हैं, उनमें एक अभिनव बिंद्रा हैं भारत के। ठीक है, बाकियों के नाम दे दिए हैं, बाकियों के नाम पूछे नहीं जाएंगे एग्जामिनेशन में, लेकिन भारत के जरूर पूछे जाएंगे, तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने नारी अदालत का शुभारंभ किया है? सिक्किम। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और ये न्यूज़ देख रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट से मैंने ये उठाया है। तो मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उन्होंने 10 अगस्त को ये ऐलान किया, शुरुआत की, नारी अदालत का शुभारंभ किया। उद्देश्य ये है कि महिलाओं का जो तमाम विवाद हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उन सब से निपटने के लिए है और ये एक तरह से सहायता, भयमुक्त वातावरण पेश करना है जहाँ पर विवादों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जा सके। जैसे बहुत सारे पारिवारिक मतभेद होते हैं, गैर गंभीर जो घरेलू हिंसा है, वैवाहिक मामले, ऐसे जो विवाद हैं इन सब पर केंद्रित रहेगा। और ये जो नियमित जो अदालतें होती हैं ना, कोर्ट होते हैं, उसमें तो जो है वो औपचारिक कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, लंबी प्रक्रिया होती हैं, उसके बदले यहाँ पर लचीले और बातचीत के तरीके से ये काम करने का इसको प्रमोट किया जाएगा कि बातचीत के तरीके से ये नारी अदालत जो है ना वो काम कर सके। ठीक है, विवादों का निपटारा हो सके। अगला क्वेश्चन, भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन के नाम पर प्रधानमंत्री ने MSS स्वामीनाथन पुरस्कार की घोषणा की। ये ग्लोबल अवार्ड, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो खाद्य और शांति के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित जो
MS स्वामीनाथन, उनकी जो शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो उसी के दौरान ये घोषणा की है। ठीक है, इस दौरान डाक टिकट भी जारी किया उन्होंने उनके फ़ोटो और उनके नाम पर। ठीक है, तो स्वामीनाथन का जो निधन हो गया था ना, 23 सितंबर 2023 को हो गया था। तो और 2024 में उनको भारत रत्न के लिए भी नाम लिया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो उन्हीं की बदौलत, स्वामीनाथन की बदौलत भारत जो है ना वो माना जाता है कि वो खाद्य तौर पर आत्मनिर्भर हो सका था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस, यानी यहाँ पर वामपंथी वो वाला नहीं है, यहाँ पर लेफ्ट हैंडर्स डे की बात हो रही है, बाएं हाथ से लिखने की बात हो रही है। तो वो कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है ये। और ये दिवस की स्थापना हुई थी 1976 में। लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल इंक के संस्थापक थे डीन आर कैंपवेल, उनके द्वारा। ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है, लेफ्ट हैंड से लिखने पर बहुत सारे समाज में, परिवार में कटाक्ष किए जाते हैं। तो ये सही नहीं है। आप राइट हैंड से क्यों लिखते हैं या राइट हैंड से ज़्यादा काम क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जो लेफ़्ट ब्रेन है वो ज़्यादा सक्रिय है। जिनका राइट ब्रेन जो है ना, राइट, वो ज़्यादा सक्रिय होता है, तो वो उनकी आदत होती है, या उनका बायां हाथ जो है ना वो ज़्यादा चलता है। तो अगर कोई बाएं हाथ से काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए, मना नहीं करना चाहिए, वो उनको उसी ढंग से आगे बढ़ने देना चाहिए। बहुत सारे परिवारों में ये देखा जाता है कि वहाँ इसको गलत माना जाता है, बाएं हाथ से काम करना, बाएं हाथ से कुछ करना। तो ये इसी वजह से ये जागरूकता पैदा करने के लिए दिवस जो है ना वो मनाया जाता है, और ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब ये मैसेज इसलिए भी देने के लिए है ताकि अगर कोई लेफ्ट हैंडर्स है तो उसके मन में कोई इस तरह की हीन भावना ना आए, जो बार बार अगर परिवार में या समाज में लोग जो ज्ञान देने चले जाते हैं कि नहीं नहीं राइट हैंड से कोशिश कीजिए कि काम करें। हालांकि अब तो जागरूकता बढ़ने लगी है, बहुत सारे लोग हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं, काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कितने विमानों के गिराए जाने की जानकारी एक कार्यक्रम में दी है? आंसर होगा 6 विमानों की जानकारी दी, जिसमें 5 तो फाइटर जेट हैं और 1 है एयरक्राफ्ट। उसको डाउन किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ऐसा कहना है इंडियन एयरफोर्स के चीफ का। अब ये चौंकाने वाला बयान था ना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को काफ़ी वक्त हो गए हैं और इस दौरान न तो सरकार ने कुछ कहा, न संसद में सरकार ने कुछ कहा, न हमारे सेनाओं ने कुछ कहा था। लेकिन फिर एयर चीफ मार्शल एयर अमरप्रीत सिंह, उन्होंने अभी अगस्त में ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और 1 बड़े विमान को मार गिराया गया है। और उन्होंने ये कहा कि लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया गया था, जो भारत द्वारा सतह से हवा में मार करने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है ना वो ये है, मार करने का। ठीक है, तो वो कहाँ बोल रहे थे? तो वो जो है वो LM कात्रे स्मृति व्याख्यान एक आयोजन हुआ था, उसी के दौरान उन्होंने कहा। और जो उन्होंने कहा कि फाइटर जेट तो मार गिराए 5 और 1 था एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो उसको भी मार गिराए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 12 अगस्त को। ठीक, 12 अगस्त को मनाया जाता है हाथी दिवस। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड और किस देश के बीच सीमा विवाद पर युद्ध विराम पर सहमति बन गई? आंसर क्या होगा इसका? कंबोडिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में युद्ध शुरू हो गया था, झड़प हुई थी शुरुआत में, फिर वो युद्ध शुरू हो गया था और 2 मंदिर को लेकर ये विवाद हुआ था और बहुत सारे लोग जो है ना वो विस्थापित हुए थे। 2 मंदिरों को लेकर जो है ना वो विवाद शुरू हुआ था, प्रीह विहार मंदिर और ता मुएन थॉम मंदिर। विवाद बहुत पहले से है, लेकिन ये 24 जुलाई को संघर्ष का रूप ले लिया था। फिर अगस्त में ये सब मामला सुलट गया, अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। तो ये प्यारा भारत है और हम देखेंगे थाईलैंड जो है ना वो यहाँ पर है, ये वाला जो है ना वो ये है थाईलैंड। ठीक है, और ये है कंबोडिया, यहाँ वाला ये वाला जो हिस्सा है वो। तो यहीं पर 2 जगहों पर ये विवाद शुरू हुआ था, आप देख रहे हैं मैप में भी। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये विवाद शुरू हुआ था इन 2 जगहों पर और ये सुलट गया है।
अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा इसका? 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? आंसरिंग द कॉल, यानी कॉल का उत्तर देना। ठीक है, ये है इस बार की थीम। अंगदान बहुत ज़रूरी है इसके महत्व को बताने के लिए। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फिर मिलेंगे कल मॉर्निंग को ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, और ऑफर चल रहा है, भूलना मत, शार्प लर्निंग ऐप पर प्राइसेस बहुत कम कर दिए गए हैं फिलहाल इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी की खुशी के दौरान। ओके, तो मिलते हैं कल मॉर्निंग को ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।